जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का सैंपल क्वेश्चन पेपर आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि ओ लेवल M1R5 का एग्जाम कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और कितने डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि देयर आर 2 पार्ट्स इन दी मॉड्यूल पेपर। 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जो पार्ट 1 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है। वहां पर क्या है, आपको टिक करना है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला आता है ऑब्जेक्टिव, फिर ट्रू एंड फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक और फिर मैचिंग। ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा रिटन पेपर, जो आपको करना है जब आप फर्स्ट पेपर जमा कर देंगे, मींस पार्ट 1 को जमा कर देंगे तो आपको सेकंड पेपर वहां पर मिल जाएगा। टाइम की ड्यूरेशन क्या है, टोटल टाइम आपका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पहला पेपर 40 मार्क्स का और दूसरा पेपर 60 मार्क्स का होगा। टोटल 100 का होगा, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात आती है, पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के होंगे। जैसे कि पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, उसके 10 प्रश्न हैं तो वो 10 नंबर का होगा। दूसरा वाला भी 10 का, तीसरा 10 का और चौथा 10 का। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, ओ लेवल M1R5 की इस सीरीज में आज मैं आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊंगा। अगर आपका M2R5 का पेपर है तो उसके लिए क्लास मेरे दूसरे चैनल पर हो रही है, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। क्योंकि सेकेंड पेपर में HTML, CSS, जावा प्रोग्रामिंग है, इसीलिए मेरे दूसरे चैनल पर उसकी क्लास है, तो वहां से आप उसे अटेंड कर सकते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा, गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है। दी गटर मार्जिन इज एडेड टू। बताइए, इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। देखिए, जो गटर मार्जिन होती है इसका उपयोग करते हैं हम एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए। ठीक है। ऊपर से और कॉर्नर साइड पर स्पेस देने के लिए गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है। तो यहां पर देखिए टॉप और लेफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि टॉप और बॉटम ऊपर और नीचे नहीं होता है। ठीक है, वहां पर स्पेस नहीं दिया जाता है। कहां पर, ऊपर साइड या फिर कॉर्नर में, मतलब लेफ्ट साइड पे आप वहां पर मान सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित दृश्य स्लाइड के लिए दृश्य टैब में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करिए, लेकिन ओ लेवल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, लेकिन हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश आपके लिए सरल होगी। अब यहां पर दृश्य ऐसे लिखा होगा, बहुत सारे लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है ना, तो काफी सारी कंफ्यूजन होती हैं। तो इंग्लिश को आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूछा गया है कि व्यू के अंतर्गत कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं होता है। मीन्स जब आप व्यू टैब का उपयोग करते हैं तो कौन सा व्यू आपको नहीं मिलता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, प्रिंट व्यू या फिर रीडिंग व्यू। देखिए, स्लाइड सॉर्टर भी आपको मिलता है, नोट्स व्यू मिलता है, प्रिंट व्यू हम बोलते हैं हैंगआउट व्यू को। किस व्यू को? हैंगआउट व्यू को बोलते हैं, लेकिन रीडिंग व्यू कोई नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट। ठीक है, रीडिंग व्यू व्यू टैब के अंतर्गत नहीं मिलता है। स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज एंड प्रिंट व्यू मींस हैंगआउट व्यू। कौन सा? हैंगआउट व्यू, ये आपको उसके अंतर्गत मिल जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, प्रिंटर जिस पर आउटपुट प्रकाश किरण और स्याही के कणों द्वारा मुद्रित किया जाता है। मींस ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिस पर आउटपुट जो है वो प्रकाश किरण और स्याही के कणों द्वारा मुद्रित किया जाता है। द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाई लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर में प्रकाश किरण और स्याही के द्वारा प्रिंटिंग होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतीक एक सेल पते को निरपेक्ष बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी लाजवाब।
दिस सिंबल यूज टू मेक अ सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट, मीन्स अगर आप किसी सेल को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस सेल का उपयोग करते हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का मतलब सेल को फिक्स करना, और इसके लिए हम उपयोग करते हैं डॉलर साइन का। किसका? डॉलर साइन का। अब नेक्स्ट, कौन सा विकल्प हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में मदद करता है? जैसे कि आपने एक लेटर बनाया, अगर आप उसी लेटर को कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? मेल मर्ज, मैक्रोज, मल्टीपल लेटर या फिर टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। टेम्पलेट्स क्या हैं? पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कर रहे हैं, वहां पर पहले से आपको कुछ फॉर्मेट्स मिलेंगे, जैसे कि लेटर है, फैक्स का कोई फॉर्मेट है, रिज्यूम का फॉर्मेट है। आइए आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। कई सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको एक साथ बता देते हैं, क्योंकि नया सिलेबस में लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां से हम यूजर इंटरफेस में हम इसको सिंगल टूल बार के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए पहला मेनू आपका है फाइल मेनू। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कितनी मेनू यहां पर होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प, टोटल 11 मेनू आपकी यहां पर होती हैं। जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मिलता है आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन। अगर आप टेम्पलेट्स ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन टेम्पलेट्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहां से अगर आपने कोई पहले से बनाया हुआ है टेम्पलेट्स तो आप यहां से उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट्स पर जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट्स पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैनेज टेम्पलेट्स की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो Ctrl+Shift+N होती है। टेम्पलेट्स अगर आप अपना बनाकर सेव करना चाहते हैं तो कोई फॉर्मेट आप बनाइए और सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए, तो आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओ लेवल में कि क्या लिब्रे ऑफिस में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में हम अपना कोई भी पेज बनाकर उसे कस्टम पेज के रूप में सेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है यहां पर एक साथ कई लोगों को लेटर भेजना। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं मेल मर्ज विजार्ड का। किसका उपयोग करते हैं? मेल मर्ज विजार्ड का। टूल्स मेनू के अंतर्गत ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन भी ओ लेवल में पूछा सकता है कि मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो टूल्स में मिलता है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में यह आ सकता है कि मेल मर्ज विजार्ड कितने स्टेप में कंप्लीट होता है या फिर मेल मर्ज कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो मेल मर्ज आपका 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तीसरा है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, चौथा है क्रिएट सॉल्यूशंस और पांचवा है एडजस्ट अ लेआउट। ठीक है, तो इन 5 स्टेप में आप मेल मर्ज कंप्लीट कर सकते हो। मेल मर्ज का उपयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि एक लेटर हम बनाएं और उसको कई लोगों को, जितने लोगों को भेजना चाहते हैं उतने लोगों को एक बार में हम भेज सके, मीन्स उनके लिए लेटर बना सके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मेल मर्ज। अब यहां पर बात हो रही है मैक्रोज की, तो मैक्रोज को थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी कभी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है कि मैक्रोज कैसे काम करता है, बताइए। तो मैक्रोज क्या करता है? रिकॉर्डिंग का काम करता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन्स में या फिर वॉइस रिकॉर्ड करें या फिर वीडियो रिकॉर्ड करें, तो जो भी एक्टिविटी है वो आपके फोन में उस समय की रिकॉर्ड हो जाती है। वैसे ही आप राइटर, कैल्क, इंप्रेस कहीं पर भी देखें तो मैक्रोज जब आप ऑन कर लेते हैं, एक शॉर्टकट की अपनी बना लेते हैं, तो जो भी वर्क आप करेंगे जब मैक्रोज रिकॉर्ड करता रहता है, जब भी दोबारा आप उस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे तो जो भी वर्क रिकॉर्ड हुआ है वो ऑटोमेटिक वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो मैक्रोज का उपयोग अपनी शॉर्टकट की के द्वारा रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। क्या रिकॉर्ड करता है? वर्क को रिकॉर्ड करता है, मीन्स कमांड को रिकॉर्ड करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सेल की संख्या में शामिल होने वाले और बीच में सामग्री को रखने के लिए उपयोग किया जाता है? कोशिकाओं में शामिल हो गए, कोशिका नहीं, यहां पर सेल होगा। ठीक है, सेल का मतलब कोशिका होता है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया। क्वेश्चंस को देखिए, मैं समझा देता हूं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, मींस अगर हम चाहते हैं
कई सेलों को एक में करना, और जब हम उनको एक में कर लें तो जो भी कंटेंट हम लिखें वो मिडिल में लिखना स्टार्ट हो, मीन्स हमारे डॉक्यूमेंट के सेंटर में रहे। अगर आप चाहते हैं कई सेलों को एक में करना और फिर जो भी आप कंटेंट लिखें वो सेंटर में लिख जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे और मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे, मर्ज सेल करेंगे और फिर सेंटर कर देंगे। तीसरा है राइट क्लिक करेंगे, मीन्स जो भी सिलेक्टेड सेल हैं उनको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। चौथा है फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाएंगे और वहां पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहां पर ओपन कर लेते हैं कैल्क को, जूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इतने सेलों को एक में करना है। पहला ऑप्शन था कि सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप सिर्फ मर्ज सेल पर क्लिक कर दोगे तो आप कोई कंटेंट लिखोगे तो साइड से ही लिख जाएगा, है ना। अब यहां पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम यहां पर जाते हैं क्या, फॉर्मेटिंग पे, फिर यहां पर जाएं मर्ज सेल पे और फिर सेंटर का कोई ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। अगर आप चाहते हैं ऐसा काम हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, गो टू फॉर्मेट टैब, देन मर्ज एंड सेल, मर्ज एंड सेंटर सेल्स। अब यहां पर आप कुछ भी लिखिए, देखिए यहां पर ऑटोमेटिक वो सेंटर में लिख जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फोर्थ, फॉर्मेटिंग टूल बार, मीन्स फॉर्मेट टूल बार। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब फॉर्मेट टूल बार एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर। अब नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, मीन्स जो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द मनी ट्रांसफर डिजिटली। IMPS, NEFT, UPI और RTGS, इनके फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नोट करिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आईएमपीएस की टाइमिंग क्या होती है, तो आईएमपीएस 24×7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करता है। एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी की टाइमिंग बैंकों के अकॉर्डिंग अलग अलग है और सैटरडे को अलग टाइमिंग होती है, बाकी डे अलग टाइमिंग होती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस अकॉर्डिंग एनईएफटी की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि हम एनईएफटी के द्वारा कितने रुपए का मिनिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या एक बार में कितना कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि एनईएफटी कब लॉन्च किया गया, तो एनईएफटी कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। कब, 2005 में लॉन्च किया गया था। आईएमपीएस कब लॉन्च किया गया, यह प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आईएमपीएस 2010 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात आती है आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस आपका मार्च 2004 में रिलीज हुआ। कब, मार्च 2004 में भारत में आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि यूपीआई के द्वारा कितने रुपए का पेमेंट हम कर सकते हैं अधिकतम एक दिन में, तो यूपीआई के द्वारा आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो। तो जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप नोट करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है, बताइए। तो देखिए याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है, गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज आपका एक सर्च इंजन नहीं है। विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट,
व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा देते हैं तो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑन द स्लाइड। मीन्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट वो स्लाइड में रहता है। दूसरा ऑप्शन, द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। मीन्स टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। तीसरा है, द टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड द टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन द स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है लेकिन जो टेक्स्ट है वो स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। चौथा है, द टेक्स्ट इज डिलीटेड एंड टेक्स्ट बॉक्स इज पेस्टेड। मतलब टेक्स्ट डिलीट हो जाता है लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो पेस्टेड वहां पर रहता है। तो जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध है। मीन्स फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। देखिए, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब अलग की चीजें हैं। तो अगर हम फ्री और पैसे में देखें तो दो होते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स और दूसरा क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के लाइसेंस को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है और उस सोर्स कोड में हम चेंजिंग करके उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्लोज सोर्स की। तो क्लोज सोर्स एक फ्री सिस्टम होता है, ठीक है, बिल्कुल सॉरी, क्लोज सोर्स पेड होता है जिसका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Ctrl+H की इज यूज टू हाइड द विंडो। विंडो को हाइड करने के लिए Ctrl+H का उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। अगर कोई भी टेक्स्ट एडिटर है जैसे कि आप नोटपैड, MS वर्ड या फिर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, कहीं पर भी आप Ctrl+H का उपयोग करेंगे तो वहां पर रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है। कौन सा? रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है। ब्राउजर में हिस्ट्री का ऑप्शन ओपन होता है, लेकिन विंडो को हाइड करने का ऑप्शन कहीं पर Ctrl+H से नहीं आता है। अब नेक्स्ट, ड्रॉप कैप द्वारा समर्थित लाइनों की अधिकतम संख्या 10 है। तो बिल्कुल सही है ये आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप इज 10। अगर यहीं से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां पर पूछा है अधिकतम, तो पूछ सकता है न्यूनतम कितनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा न्यूनतम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन इज 1, ठीक है, कितना होता है? 1 होती है, ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10। अब नेक्स्ट, नाउ फंक्शन इज यूज टू गेट करेंट डेट ओनली। सिर्फ आज की डेट प्राप्त करने के लिए, मीन्स जो भी करेंट डेट है वो प्राप्त करने के लिए नाउ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है। करेंट डेट को प्राप्त करने के लिए नाउ फंक्शन का उपयोग हम नहीं करते हैं, उसके लिए टुडे फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नाउ फंक्शन का उपयोग किस लिए करते हैं? डेट और टाइम इन दोनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, शॉर्ट और फिल्टर का उपयोग होम टैब में उपलब्ध है। बताइए, क्या शॉर्ट और फिल्टर का उपयोग होम टैब में उपलब्ध है? तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, शॉर्ट और फिल्टर का उपयोग विकल्प होम टैब में उपलब्ध है। अब नेक्स्ट, किसी सेल के टेक्स्ट को अलग सेल में ले जाया जा सकता है। क्या किसी सेल के टेक्स्ट को हम अलग सेल में ले जा सकते हैं? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। आप किसी भी सेल के टेक्स्ट को कट करके दूसरे सेल में आप ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट।
स्लाइड लेआउट में एनिमेशन मौजूद नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन आपका मौजूद नहीं होता है। कभी कभी एग्जीक्यूटिव में भी पूछ लेता है, ठीक है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है कि स्लाइड लेआउट में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, वहां पर टाइटल्स, टेक्स्ट, ये सब कुछ मिलेगा, तो एनिमेशन उसके अंदर में नहीं आता है। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक को स्लाइड में नहीं डाला जा सकता है, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो आपका बिल्कुल फॉल्स है। हाइपरलिंक्स को स्लाइड में हम डाल सकते हैं, यहां पर लिखा गया नहीं डाला जा सकता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, IMPS enables user to transfer money 24 × 7। IMPS मनी को ट्रांसफर करता है 24 × 7। अभी बताया था मैंने आपको कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे मनी ट्रांसफर का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है। क्या कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिल इन दी ब्लैंक और मैचिंग को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव पेपर को पूरा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम से पहले मींस 8 जनवरी 2021 को मैं अपने इसी चैनल पर या फिर दूसरे चैनल पर पूरा मॉडल पेपर कंबाइंड आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आप जरूर देख के जाइएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। जो टॉपिक आपको कंप्लीट ना हो वो बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वह टॉपिक कंप्लीट मैं कराऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।